लगता है अब तुम तैयार हो गए हो सुदास। वशिष्ठ ने अपने दो श्रेष्ठ शिष्यों में से एक को संबोधित करते हुए कहा। फिर गुरु अपने पीछे बैठे कबीले के प्रमुख की ओर मुड़े। मुखिया वरुण, अब कुछ संग्राम देखने का समय आ गया है। स्थानीय लोग अच्छे अतिथि सत्कार के साथ साथ बेहतरीन योद्धा भी थे। वशिष्ठ उनकी सेवा अपने शिष्यों को युद्ध कौशल में पारंगत करने के लिए लेते थे। वे परीक्षा के दौरान विपक्षी की भूमिका भी बखूबी निभाते थे, जैसे आज हो रहा था। वरुण ने उस कबायली योद्धा को संबोधित किया जो राम के साथ अभ्यास कर रहा था। मत्स्य और राम ने तुरंत दर्शक दीर्घा की ओर मुड़कर देखा और वशिष्ठ व वरुण का झुककर अभिनंदन किया। वे वेदिका के किनारे तक चलकर आए और रंगों की कूचिका उठाकर उसे रंग में डुबोया। फिर उन्होंने अभ्यास के लिए खास तैयार की गई अपनी लकड़ी की तलवार को लाल रंग से अच्छी तरह रंग दिया। इससे प्रहार करते समय शरीर पर निशान बन जाता और यह पता लगाया जा सकता था कि किसका वार घातक था। राम फिर से वेदिका के केंद्र में पहुंच गए और उनके पीछे पीछे मत्स्य भी। आमने सामने खड़े होकर उन्होंने विपक्षी के सम्मान में सिर झुकाया। सत्य, कर्तव्य, सम्मान, राम ने अपने गुरु से सीखी प्रतिज्ञा दोहराते हुए कहा। गुरु वशिष्ठ की उनके मन में गहरी छाप थी। राम से लगभग 1 फुट लंबे मत्स्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कीमत पर जीत। राम ने मोर्चा संभाला। उनकी कमर सीधी, शरीर एक ओर झुका हुआ, आंखें दाहिने कंधे के ऊपर से देखती हुई, ठीक वैसे ही जैसे गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सिखाया था। इस मुद्रा में अपने विपक्षी के समक्ष उनका कम से कम शरीर खुला हुआ था। प्रशिक्षण द्वारा उनकी सांसें स्थिर और सहज थीं। उनकी बाईं भुजा शरीर से कुछ दूर संतुलन बनाने के लिए हवा में दृढ़ थी। तलवार वाली भुजा शरीर से कुछ बाहर निकली हुई, जमीन से सही कोण बनाते हुए और कोहनी हल्की सी मुड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी भुजा को तब तक व्यवस्थित किया जब तक कि उनके कंधे की मांसपेशियां भार उठाने में सहज नहीं हो गईं। उनके घुटने झुके थे और शरीर का भार इंद्रियों पर था, जिससे दिशा बदलने में आसानी होती। मत्स्य उनकी मुद्रा से प्रभावित था। यह किशोर हर नियम का सटीकता से पालन कर रहा था। उस किशोर की उल्लेखनीय बात उसकी आंखें थी। उसकी आंखें पूरी तरह से विपक्षी मत्स्य पर ही केंद्रित थीं। गुरु वशिष्ठ ने इस लड़के को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया था। गुरु वशिष्ठ ने इस लड़के को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया था। आंखें हाथों से पहले गतिविधि कर रही थी। मत्स्य की आंखें कुछ फैली। राम जान गए कि अब वह वार करने वाला है। मत्स्य ने पूरे वेग से आगे आकर राम की छाती पर वार किया। वह अपने ऊंचे कद का लाभ ले रहा था। यह घातक प्रहार हो सकता था, लेकिन राम ने तुरंत ही दाहिनी ओर सरककर मत्स्य की गर्दन पर हमला किया। मत्स्य चौंक कर तुरंत पीछे हो गया। दादा, आपने जोर से क्यों नहीं मारा? लक्ष्मण ने चिल्लाकर कहा। वह घातक प्रहार हो सकता था। मत्स्य प्रशंसा में मुस्कुरा रहा था। जो बात लक्ष्मण नहीं समझ पाए थे, वह समझ गया था। राम उसकी था ले रहे थे। एक सचेत योद्धा अपने विपक्षी की ताकत को आंकने के बाद ही मार प्रहार करेगा। उनकी आंखें लक्ष्य पर और सांसें सामान्य थी। उन्हें किसी तरह अपने विपक्षी की कमजोरी का पता लगाना था। मारक प्रहार के लिए अभी और इंतजार करना था। मत्स्य ने अपनी तलवार से दाहिनी ओर पूरे बल से उन पर प्रहार किया। राम ने पीछे हटकर उस प्रहार से बचने की भरसक कोशिश की, जितना कि वह अपने छोटे शरीर से कर सकते थे। मत्स्य झुककर अब अपनी तलवार राम की बाईं ओर ले आया, लगभग उनके सिर के पास। राम पीछे हटते हुए अपनी तलवार को ढाल की तरह बीच में लाए और वार से बचने की कोशिश की।
मत से आगे बढ़ते हुए वार पर वार किए जा रहा था, जिससे राम को बचने का मौका ना मिल पाए और वह राम पर घातक प्रहार कर सके। राम लगातार वार से बचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ही वह अपनी दाहिनी ओर कूद गए और उन्होंने तभी मत्स्य की भुजा पर प्रहार किया और वहां रंग का लाल निशान छोड़ा। यह घाव तो था, लेकिन मारक घाव नहीं। मत्स्य राम की आंखों में देखते हुए पीछे हटा। शायद ये कुछ ज्यादा ही सचेत है। क्या तुम में हमला करने की हिम्मत नहीं है? राम ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर से मुद्रा संभाली, घुटनों को झुकाया, बाएं हाथ को सहजता से कूले पर रखा और मजबूती से तलवार थामे हुए दाहिने हाथ को शरीर से आगे निकाला। अगर तुम खेलोगे नहीं तो बाजी जीत नहीं सकते, मत्स्य ने चिढ़ाया। क्या तुम हार से बचने की कोशिश कर रहे हो या वास्तव में जीतना चाहते हो? राम पूरी तरह से शांत, केंद्रित और स्थिर थे, खामोश। वह अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर रहे थे। यह बच्चा आसानी से विचलित होने वाला नहीं है। मत्स्य मन ही मन मुस्कुराया। उसने फिर से हमला बोल दिया। लगातार ऊपरी ओर से प्रहार करते हुए राम को पराजित करने के लिए वह अपने कद का भरपूर इस्तेमाल कर रहा था। बचाव में राम हल्का सा झुकते हुए तुरंत पीछे हट गए। वशिष्ठ मुस्कुरा रहे थे। वह जान गए थे कि राम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। राम के वहां से हटते समय मत्स्य ने जमीन पर उभरी हल्की सी चट्टान पर ध्यान नहीं दिया था। पल भर में ही मत्स्य ठोकर लगने पर कुछ लड़खड़ाया और अपना संतुलन गवा दिया। बिना पल गवाए राम ने घुटनों पर बैठ के अपने कबायली योद्धा पर भीषण प्रहार कर दिया। एक मारक प्रहार। मत्स्य ने अपने पेट में नीचे की ओर तलवार से लगा लाल रंग देखा। लकड़ी की तलवार से खून तो नहीं निकल सकता था, लेकिन उसके प्रहार से तेज दर्द तो होता ही था। मत्स्य भी अपना दर्द जताते हुए गर्व महसूस कर रहा था। युवा छात्र से प्रभावित मत्स्य ने आगे बढ़कर राम का कंधा थपथपाया। किसी को भी लड़ाई से पहले रणभूमि की जांच कर लेनी चाहिए। हर खूंट और दरार से परिचित हो जाना चाहिए। तुमने इस आधारभूत नियम को याद रखा, मैंने नहीं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया तुमने। राम ने अपनी तलवार नीचे रखकर बाएं हाथ से दाहिने हाथ के कोहनी को छुआ और दाहिने हाथ की भिजी हुई मुट्ठी माथे से लगाकर अपने कबायली योद्धा का पारंपरिक अभिनंदन किया। महान आर्य, आपके साथ युद्ध करना मेरे लिए गर्व की बात है। मत्स्य ने मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नहीं युवक, मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे इंतजार रहेगा उस पल का जब आप आगे चलकर अपने गुरु का नाम रोशन करेंगे। वरुण गुरु वशिष्ठ से मुखातिब हुए। गुरुजी, आपका वह शिष्य सर्वश्रेष्ठ है। वह न सिर्फ बढ़िया तलवारबाज है, बल्कि आचरण में भी श्रेष्ठ है। वह कौन है? वशिष्ठ मुस्कुराए। आप जानते हैं कि मैं ही आपको नहीं बताऊंगा। इस बीच मत्स्य और राम वेदिका के किनारे पहुंच चुके थे। उन्होंने पानी के सरोवर में तलवारें डुबा दी, जिनसे उन पर लगा रंग निकल जाए। बाद में तलवारों को सुखाकर तेल लगाकर ठोक पीट कर अगले इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया जाएगा। वरुण अपने कबीले के दूसरे योद्धा से बोले, गौण, अब तुम्हारी बारी है। वशिष्ठ ने भरत की तरफ इशारा किया। उनको आश्रम के नाम से पुकारते हुए कहा, वासु। गौड़ ने सम्मान में वेदिका को छुआ, जिससे उस पर जाने से पूर्व आशीर्वाद ले सके। भरत ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बस सीधे बढ़कर तलवार रखने की पेटी में से तलवार निकाल ली। भरत ने पहले से ही अपनी तलवार पसंद कर रखी थी, सबसे लंबी वाली, जिससे वह सहजता से अपने विपक्षी पर वार कर पाए। गौड़ नरमाई से मुस्कुराया। उसका विपक्षी आखिर था तो बच्चा ही। वह भी अपनी तलवार लेकर केंद्र की ओर जाने लगा तो देखा भरत तो वहां था ही नहीं।
निडर बालक पहले ही अपनी तलवार को लाल रंग से रंगने जा चुका था। वह अपनी तलवार के किनारों पर रंग लगा रहा था। अभ्यास नहीं करना क्या? चकित गौड़ ने पूछा। भरत ने मुड़कर जवाब दिया, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। गौड़ ने हैरत से अपनी भौहें उठाईं और वह भी जाकर अपनी तलवार को रंगने लगा। प्रतिद्वंदी वेदिका के मध्य में जा पहुंचे। परंपरा के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के सम्मान में सिर झुकाया। गौड़ भरत के शपथ लेने का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि वह भी अपने बड़े भाई के जैसे शब्द दोहराएगा, जियो आजाद या मर जाओ। भरत ने उत्साह से अपनी छाती ठोकते हुए कहा। गौड़ संयमित न रहकर जोर से हंस पड़ा। जियो आजाद या मर जाओ, यह तुम्हारा प्रण है? भरत ने तीव्र नेत्रों से उसे घूरा। अभी तक हंस रहा कबाइली योद्धा अब शांत होकर अपनी शपथ दोहराने लगा, हर कीमत पर जीत। गौड़ एक बार फिर से चकित रह गया। इस बार भरत की मुद्रा से अपने भाई से भिन्न वह अपने दुश्मन का खुलकर सामना कर रहा था। उसने अपना पूरा शरीर लक्ष्य के रूप में खुला छोड़ दिया था। उसकी तलवार वाली भुजा सतर्क नहीं थी। हथियार भी उतनी दृढ़ता से नहीं पकड़ा गया था। उसका आचरण कुछ अक्खड़पन लिए हुआ था। क्या तुम्हें कोई मुद्रा नहीं बनानी? गौड़ ने पूछा। अब उसे वास्तव में चिंता हो रही थी कि कहीं यह उत्साही बालक उसके हाथों घायल न हो जाए। मैं युद्ध के लिए हमेशा तैयार हूं, भरत ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा। गौड़ कंधे झटककर अपनी मुद्रा में आ गया। भरत गौड़ के पहले प्रहार का इंतजार कर रहा था। वह कुछ सुस्ती से उस कबाइली योद्धा को देख रहा था। अचानक गौड़ पूरे आवेग से आगे आया और अपनी तलवार भरत के पेट में घुसा दी। भरत ने तेजी से घूमकर अपनी तलवार उठाते हुए गौड़ के दाहिने कंधे पर प्रहार किया। गौड़ संभलकर मुस्कुराया। वह सचेत था कि उसे दर्द नहीं दिखाना था। मैं तुम्हारी आंखें निकाल सकता था। गौड़ ने भरत का ध्यान उसके पेट पर लगे निशान की ओर करते हुए कहा। उससे पहले तुम्हारी भुजा कटकर जमीन पर पड़ी होती। भरत ने गौड़ के कंधे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके कंधे पर लाल रंग का निशान गहरा था। गौड़ हंसा और एक बार फिर से हमला कर दिया। उसको चकित करते हुए भरत अपने दाहिनी ओर कूदा और फिर से ऊंचाई से हमला किया। यह उत्कृष्ट पैंतरा था। गौड़ इतनी ऊंचाई से आते प्रहार से नहीं बच सकता था, वो भी तब जब वह हमला उसकी तलवार की दिशा में नहीं था। हालांकि भरत इस पैंतरे को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाने के लिए उतना लंबा नहीं था। गौड़ ने पीछे को झुकते हुए अपने पूरे बल से प्रहार किया। गौड़ की तलवार ने भरत की छाती पर जोरदार प्रहार करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। भरत पीछे गिर गया। उसकी छाती पर मारक प्रहार साफ देखा जा सकता था। भरत तुरंत अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। खून की कोशिकाएं उसकी नग्न छाती पर जमी हुई दिखाई दे रही थी। लकड़ी की तलवार से भी दर्द तो जोरों का होता है। गौड़ सराहना कर रहा था कि भरत किस तरह दर्द को छिपा गया था। वह जमीन पर खड़ा अपने साहसी प्रतिपक्षी को देख रहा था। वह अच्छा वार था, गौड़ ने कहा। मैंने ऐसा पहले नहीं देखा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। भरत ने गौड़ को घूरा और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। मैं एक दिन लंबा हो जाऊंगा, हम तब फिर से लड़ेंगे। गौड़ मुस्कुराया। यकीनन, मैं इंतजार करूंगा। वरुण वशिष्ठ की ओर मुड़े। गुरुजी, दोनों लड़के प्रतिभाशाली हैं। मुझे तो उनके बड़े होने का सब्र ही नहीं हो रहा। वशिष्ठ संतुष्टि से मुस्कुरा रहे थे। सब्र तो मैं भी नहीं कर सकता। संध्या घेर आई थी और विचार मग्न राम आश्रम से कुछ दूर बहती नदी के किनारे बैठे थे। संध्या भ्रमण पर निकले गुरु ने अपने शिष्य को दूर से बैठे देखा तो वह उसके पास चले आए।
गुरु के कदमों की आहट सुनकर राम ने तुरंत उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरुजी, बैठो बैठो, कहते हुए वशिष्ठ राम के पास ही बैठ गए। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि आपने मुखिया वरुण को हमारा परिचय क्यों नहीं दिया। राम ने कहा, वह भले आदमी लगते हैं, हम उनसे सच क्यों छुपा रहे हैं? हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? सच छिपाने का मतलब झूठ बोलना नहीं होता, कहते हुए वशिष्ठ की आंखों में चमक उतर आई। सच नहीं बताना झूठ ही तो है ना गुरुजी? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी सत्य दर्द और पीड़ा देता है। ऐसे समय में मौन को वरीयता दी गई है। दरअसल ऐसा भी होता है जब किसी सफेद झूठ या स्पष्ट झूठ से अच्छे परिणाम प्राप्त हों। लेकिन झूठ के अपने परिणाम होते हैं गुरुजी, वह बुरा कर्म है। कभी कभी सत्य के भी बुरे परिणाम निकलते हैं। झूठ से अगर किसी का जीवन बचाया जा सके, झूठ से किसी को शासन की कमान सौंपी जाए जिससे सबका कल्याण हो, क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम झूठ ना बोलने की वकालत करोगे? यह कहा गया है कि सच्चा अधिनायक अपनी प्रजा से खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। ऐसे अधिनायक के मन में कोई संदेह नहीं होता, ना होना चाहिए। अपने लोगों की भलाई के लिए वह झूठ भी बोलेगा। राम का माथा ठनका। लेकिन गुरुजी, जो लोग अपने अधिनायक को झूठ बोलने पर विवश करें, उनके लिए संघर्ष करने का क्या फायदा? यह एक तरफा है राम। तुमने एक बार लक्ष्मण के लिए झूठ बोला था, है ना? वह सहज था। मुझे लगा कि मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उस बात के लिए मुझे आज भी अजीब लगता है। इसलिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ गुरुजी, और मैं वही दोहराऊंगा जो मैंने तब कहा था। तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमानी संतुलन में ही है। अगर तुम डाकुओं से किसी निर्दोष इंसान की जान बचाने के लिए झूठ बोलते हो, तो क्या वह गलत है? एक असंगत उदाहरण झूठ को सही साबित नहीं कर सकता गुरुजी। राम हार मानने को तैयार नहीं थे। माने एक बार मुझे पिताजी के क्रोध से बचाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन पिताजी को जल्द ही सत्य का पता चल गया। एक समय था जब वे मेरी माँ के पास रोज आते जाते थे, लेकिन उस घटना के बाद उन्होंने उनसे मिलने से भी मना कर दिया। उन्होंने उन्हें पूरी तरह से निकाल दिया। गुरु ने दुखी मन से अपने शिष्य को देखा। सच तो यह था कि सम्राट दशरथ रावण के हाथों हुई पराजय के लिए राम को जिम्मेदार मानते थे। वह तो कौशल्या के पास ना जाने का बहाना ढूंढ रहे थे। इसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। वशिष्ठ ने अपने शब्दों को अच्छे से तोला। मैं नहीं कह रहा कि झूठ बोलना अच्छा है, लेकिन कभी कभी जैसे जहर की छोटी सी बूंद दवाई का काम करती है, वैसे ही एक छोटा झूठ किसी की मदद कर सकता है। सच बोलने की तुम्हारी आदत अच्छी है, लेकिन इसके लिए तुम क्या कारण दोगे? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम कर्तव्य का पालन करना चाहते हो, या इसलिए कि उस घटना की वजह से तुम झूठ से डर गए हो? राम खामोश थे, कुछ विचार मग्न। मुझे यकीन है कि अब तुम सोच रहे होगे कि इसका मुखिया वरुण से क्या लेना। जी गुरुजी, तुम्हें याद है वो दौरा जब हम मुखिया के गांव में गए थे? हाँ, मुझे याद है। सभी शिष्य एक बार अपने गुरु के साथ मुखिया वरुण के गांव गए थे। 50,000 की जनसंख्या वाला यह छोटा सा गांव था। राजकुमार वहां की व्यवस्था देखकर चकित रह गए थे। सड़कें शहरों की तरह पक्की बनी थी। घर बांस के बने थे, लेकिन मजबूत और तगड़े थे। मुखिया और आम लोगों के घर बिल्कुल समान थे। घरों में कोई दरवाजा नहीं था। प्रवेश हमेशा खुला रहता था, क्योंकि वहां कोई अपराध नहीं था। बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सामुदायिक रूप से वयस्कों की थी, न कि उनके खुद के माता पिता की। उस दौरे के दौरान राजकुमारों ने मुखिया के एक सहायक के साथ बहुत सी दिलचस्प बातें की थी। वे जानना चाहते थे कि वे घर किसके थे, उन लोगों के जो उनमें रह रहे थे, या मुखिया के, या समुदाय के।
सहायक ने जो जवाब दिया था वह काफी तर्कपूर्ण था। जमीन हम में से किसी की कैसे हो सकती है? हम जमीन से होते हैं। तो उस गांव के बारे में तुमने क्या सोचा था? राम का ध्यान वर्तमान में लाते हुए वशिष्ठ ने पूछा। उनके जीने का तरीका एकदम बढ़िया था। उनका आचरण हम शहरी लोगों से ज्यादा सभ्य था। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि इसके पीछे उनका क्या आधार है? मुखिया वरुण का गांव इतना आदर्श क्यों है? उन्होंने इतने सालों से उसमें बदलाव क्यों नहीं किया? गुरुजी, वे निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ जीते हैं। उनके अंदर स्वार्थ का बीज नहीं है। वशिष्ठ ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं सुदास, ऐसा इसलिए है कि उनके समाज के कुछ नियम हैं। इन नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। वह चाहे जो भी परिस्थिति हो, उनका निर्वाह करना ही पड़ेगा। राम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, मानो उन्हें जीवन का कोई रहस्य पता चला हो। कानून? हाँ राम, कानून ही उस संरचना का आधार है जिस पर कोई समुदाय चलता है। कानून ही जवाब है। कोई मान सकता है कि कभी कभी कानून तोड़ने में कोई बुराई नहीं है, सही? खासकर जब यह एक महान कल्याण के लिए हो। तो मैंने भी उदात्त उद्देश्य के चलते कुछ नियमों को तोड़ा है, लेकिन मुखिया वरुण अलग तरह से सोचते हैं। कानून के प्रति उनकी प्रतिबद्धता महज परंपरा के कारण नहीं है, न ही यह दृढ़ विश्वास कि यही करना सही है। यह किसी इंसान की भावनाओं पर आधारित है, बचपन के किसी पछतावे की वजह से। उनके समाज में जब कोई बच्चा कानून तोड़ता है, भले ही वह छोटी बात हो, उसका कोई बुरा परिणाम ना हो, लेकिन उसे सजा मिलती है। हर बच्चे को ऐसा कोई भी उल्लंघन आगे चलकर शर्मनाक बन सकता है। जैसे कि अपनी माँ के साथ हुई घटना की वजह से तुम्हें झूठ बोलना मुश्किल लगता है, भले ही वह किसी कल्याण के लिए हो। वरुण को भी ऐसा करना असंभव लगता है। तो हमारी पहचान न बताने का संबंध उनके कानून से है? क्या हमारे बारे में जानने से उनका कोई कानून टूट जाएगा? हाँ। कौन सा कानून? वह कानून जो उन्हें अयोध्या से किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार करता है। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी कारण पता होगा, लेकिन यह सदियों से चला आ रहा है। इसका अब कोई मकसद नहीं है, लेकिन वे अभी भी दृढ़ता से इससे चिपके हुए हैं और इसका पालन करते हैं। वे नहीं जानते हैं कि मैं कहां से हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि वे जानना भी नहीं चाहते। वे बस इतना जानते हैं कि मेरा नाम वशिष्ठ है। राम के चेहरे पर चिंता झलक आई। क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? गुरुकुल में रहने वालों को सुरक्षा प्रदान करना उनका कर्तव्य है। यह भी उनका एक कानून है। अब जब उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है, तो वे हमें क्षति नहीं पहुंचा सकते। यद्यपि सच का पता चलने पर वे हमें गुरुकुल छोड़ने पर विवश जरूर कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ उन दूसरे शक्तिशाली शत्रुओं से सुरक्षित हैं जो हमारे काम में बाधा डाल सकते हैं। राम गहरी सोच में डूब गए। तो मैंने झूठ नहीं बोला सुदास, मैंने बस सच को उजागर नहीं किया। इसमें फर्क है। अध्याय 5 समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक्स बाय रवि पाथरिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।